जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज़ का 45वां वीडियो है और आज का टॉपिक है मोंटेक-चेम्सफोर्ड सुधार 1919। आइए समझते हैं कि मोंटेक-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 क्या था। इसे हम लोग अन्य नामों के बाद अन्य नामों से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, जिसे हिंदी में भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं। अगर मोंटेक-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को अंग्रेजी में कहें तो मोंटेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहेंगे 1919। ये अन्य अन्य किताबों में अलग अलग नाम से मिलेगा, तो सारा चीज़ एक ही है, आप लोग माइंड में रखिएगा। ये रिफॉर्म है, यानी कि रिफॉर्म किसके अंतर्गत आएगा, तो रिफॉर्म जो होगा भारतीय व्यवस्था में सुधार के लिए आएगा। तो इसमें थोड़ा सा दो शब्द है, मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये दो नामों को थोड़ा सा समझते हैं। जो पहला नाम है मोंटेग्यू, जो कि भारत मंत्री को सूचित करता है। जब इनका पूरा नाम एडवर्ड मोंटेग्यू था, जबकि जो चेम्सफोर्ड होते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय को सूचित करते हैं। जैसे कि पीछे मार्ले मिंटो हम लोगों ने पढ़ा था 1909 का, जैसे मार्ले जो पहला शब्द होता है वो भारत मंत्री को सूचित करता है और जो वायसराय होता है सेकंड नाम को सूचित करता है। तो यहाँ सेकंड नाम क्या है, चेम्सफोर्ड, इसको माइंड में रखिएगा। अगर भारत में शासन की व्यवस्था की बात करें तो भारत में दो स्थानों से शासन हो रहा था, जिसमें पहला अपना आता है लंदन से भारत का शासन हो रहा था, जिसमें ब्रिटिश संसद के सदस्य भारत मंत्री होते हैं और भारत मंत्री यहाँ पे कौन है, एडविन मोंटेग्यू, ठीक है ना, जिन्हें हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद बात करें तो जो भारत में जो शासन किया जा रहा था नई दिल्ली से किया जा रहा था, जो कि वायसराय या गवर्नर जनरल के अंतर्गत किया जा रहा था। आगे बात करें वो एडवर्ड मोंटेग्यू जो भारत मंत्री होते हैं, ये वायसराय से वरिष्ठ होते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहले नाम आएगा वो वरिष्ठ होगा, तो इसलिए जो भारत मंत्री होते हैं वायसराय से बड़े ओहदे रखते हैं। ये लंदन में है और ब्रिटिश संसद के सदस्य होते हैं। जो भी भारत मंत्री होंगे किसके सदस्य होंगे, ब्रिटिश संसद के सदस्य होते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मामले में उदारवादी थे। ये हमारी स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति सद्भाव का भाव रखते थे। ये एक तरह से यहूदी थे, ठीक है ना, ये क्रिश्चियन ना होकर क्या थे, यहूदी थे। और यहूदी सामान्यतः थोड़े उदार प्रवृत्ति के होते हैं। अगर इनकी बैकग्राउंड की बात करें, एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं और वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद देखिए कि ये एक तरह से पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे और भारत मंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने वायसराय चेम्सफोर्ड से कहा कि भारत में सुधार करो और उदारवादी रवैया अपनाओ ताकि हम लोग लंबे समय तक भारत में शासन कर सके। जबकि वायसराय ने इसे सीधे सीधे ठुकरा दिया। वायसराय चेम्सफोर्ड ने इस प्रस्ताव को सीधे सीधे ठुकरा दिया और ये वायसराय चेम्सफोर्ड होते हैं ताकत के दम पर भारत में शासन करना चाहते थे। तो आइए थोड़ा सा चेम्सफोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आइए थोड़ा सा चेम्सफोर्ड के संबंध में अध्ययन करते हैं। और भारत में इनका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 एडी के बीच में होता है, जबकि जो भारत मंत्री मोंटेग्यू होते हैं, एडवर्ड मोंटेग्यू का कार्यकाल 1917 से 1922 एडी होता है। इन दोनों कार्यकाल आपस में आसपास ही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो चेम्सफोर्ड होते हैं वायसराय बनाए जाते हैं। ये इससे पहले भारतीय सेना में थे। वायसराय बनाने की घोषणा होते ही भारतीयों ने सीधे सीधे इनका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये प्रतिक्रियावादी आदमी थे। ये उदार होकर सोच ही नहीं सकते थे। जिस पीएम ने चेम्सफोर्ड को वायसराय बनाया था, बाद में उन्होंने कहा कि गलत आदमी को वायसराय बना दिया। ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और भारत में डंडे के दम पर शासन करना चाहते थे। ये जो मोंटेक-चेम्सफोर्ड सुधार आया था दिसंबर 1919 में आया था। दिसंबर 1919 के अंतिम सप्ताह में आया। भारत में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी। इससे पहले जब ये चेम्सफोर्ड सुधार आया था तो भारत में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी और होम रूल लीग की मांग होने लगी थी भारत में। 1914 एडी में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित करके कनाडा को स्वशासन दे दिया था। स्वाभाविक है कि नैतिक दबाव बनता है कि भारत को भी होम रूल दे दिया जाए। इसका लाभ उठाने के लिए तिलक जैसे नेता होम रूल की मांग करने लगे थे। अब 1919 एडी की स्थिति को देखते हैं कि 1919 एडी तक भारत में क्या क्या हो चुका था। यहाँ तक आते थे रॉलेट एक्ट पास हो चुका था। ये एक प्रकार का दमनकारी एक्ट था। इस एक्ट के विरुद्ध में एक नारा प्रचलित हुआ था, वकील नहीं, दलील नहीं, अपील नहीं।
ठीक है ना। बिना मुकदमा चलाए, बिना वारंट जारी किए लोगों को 2 साल की कैद, जेल में बंद कर दिया जा रहा है, स्पेशल कोर्ट स्थापित किया जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वकील नहीं, दलील नहीं और अपील नहीं। एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में होता है, वहाँ पर सभाएं आयोजित होती है और उस सभा में जनरल डायर के द्वारा सीधे सीधे गोली मरवा दिया जाता है लोगों को और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि मोंटेग ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, जो मोंटेग होते हैं अपने भारत मंत्री होते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग, याद कर लीजिए किस आयोग का, हंटर आयोग का गठित किया और रिपोर्ट में जनरल डायर को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहरा दिया था। लेकिन इससे विपरीत हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश संसद होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में हम देखेंगे कि वहाँ पर निंदा प्रस्ताव पारित होता है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखेंगे कि प्रशंसा प्रस्ताव पारित होता है जनरल डायर के खिलाफ। आगे देखते हैं। गांधी जी के कथन को देखें जालियांवाला बाग के ऊपर। उन्होंने कहा कि प्लासी में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी और अमृतसर में उस नींव को हिला दिया गया। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी, फाउंडेशन पड़ी थी और अमृतसर जो जालियांवाला बाग कांड हुआ, उस नींव को इस कांड ने हिला दिया। हर दृष्टि से भारतीयों को विरोधी बनता चला गया, हर दृष्टि से भारतीय अंग्रेजों का विरोधी बनते चले गए। फिर उसके बाद अगस्त 1917 में मोंटेग साहब ने ब्रिटिश संसद में भारत के लिए अपनी घोषणा की कि भारतीय शासन में भारतीयों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि स्वशासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीयों को जो स्वशासन दिया जाएगा वो साम्राज्य के अधीन होगा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगा। इस घोषणा के बाद ये भारत आए, कुछ नेताओं के साथ इन्होंने बातचीत भी की, फिर वापस लंदन चले गए और फिर अगस्त 1918 में सुधार संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए ब्रिटिश संसद में। लेकिन इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने अगस्त 1918 में विशेष अधिवेशन बुलाया। कहाँ पर बुलाया? कहाँ पर? मुंबई में। कांग्रेस इस प्रस्ताव पर विचार करके इसे निराशाजनक, असंतोषजनक विरोध जाहिर कर दिया और कहा कि इसके स्थान पर ये और ज़्यादा प्रभावशाली स्वशासन की मांग रख दी। इसके स्थान पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया और ज़्यादा प्रभावशाली शासन की मांग की। लेकिन क्या हुआ कि अगस्त 1918 AD में अधिवेशन में, एक अधिवेशन चल रहा था मुंबई में, इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि वरिष्ठ नेता थे, इन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार करने को कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य नहीं माने और ये इस वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर नए दल का गठन किया जिसका नाम था इंडियन लिबरल एसोसिएशन। ये जो नया दल था इंडियन लिबरल एसोसिएशन कोई खास काम नहीं किया और इसकी जो भूमिका थी वो नगण्य थी। गांधी जी का कथन हम लोगों ने इससे पहले वाले में देख रखा था, जालियांवाला बाग के ऊपर क्या था। लेकिन अब देखते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था 1918 में, पहली बार महिला मताधिकार की मांग की गई। पहला बार महिला मताधिकार की मांग उठाई गई। इस समय तक ब्रिटेन में महिलाओं का अधिकार प्राप्त नहीं थे, फिर भी भारत में महिला मताधिकार की मांग की गई थी। 1919 AD में संसद में पारित होने के बाद भारत में महिला मताधिकार 1921 AD में लागू कर दिया गया। देखिए, भारत में पहले ही मिल गया था। अब थोड़ा सा अधिनियम में जो दो तीन शब्द आएंगे उसको थोड़ा समझ लेते हैं तो आसानी होगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक शब्द आएगा कार्यकारिणी। आज जो कैबिनेट होते हैं, जहाँ पर मंत्री होते हैं, उसको हम लोग कार्यकारिणी कहते थे। यानी कि जो अधिनियम में कार्यकारिणी शब्द उपयोग होगा कैबिनेट के लिए होगा, जो आज कैबिनेट के लिए प्रयोग होता था उस समय कार्यकारिणी यूज किया जाता था। यहाँ पर अध्यक्ष होते थे कार्यकारिणी के वायसराय और इलेक्टेड, और इसके साथ सदस्यों की बात करें तो इलेक्टेड मिनिस्टर और सदस्य हुआ करते थे। और उस एक शब्द आएगा व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका बार बार आएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर आज की बात करें तो जो केंद्र सरकार होती है संसद और प्रांतों में विधानसभा होती है, उसके इक्वल थी व्यवस्थापिका। इसको कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका को समझ लीजिएगा। कार्यकारिणी जहां कैबिनेट को सूचित करता है, वहीं व्यवस्थापिका केंद्र और राज्यों के स्तर पर संसद और प्रांत को सूचित करता है। वायसराय और गवर्नर जो प्रांतों में होते थे, गवर्नर जनरल तब केंद्र स्तर पर होते थे और प्रांतों के स्तर पर गवर्नर होते थे। ठीक है ना, इसको माइंड में रखिएगा। वायसराय या गवर्नर जनरल दोनों एक ही था, जो केंद्र के स्तर पर था।
प्रांत दोनों के पास है, और दोनों के पास कैबिनेट और व्यवस्थापिका दोनों के पास है, यानी कि प्रांतों के पास भी कैबिनेट है और केंद्र के पास भी कैबिनेट है, और दोनों के पास व्यवस्थापिका भी है। इसको माइंड में थोड़ा रखिएगा, बहुत आसानी होगा चीज़ों को समझने में। लोगों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और जो रॉलेट एक्ट आया था उससे लोग आक्रोशित थे, इसलिए लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। क्योंकि जब रॉलेट एक्ट पारित किया जा रहा था तो व्यवस्थापिका के सदस्य इसका जमकर विरोध किए थे। अगर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक सूक्ष्म विश्लेषण का, मतलब थोड़ी सी जानकारी ले, उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे इसके अगले वाले स्लाइड में। इसमें था द्वैध शासन की शुरुआत करना, दूसरा था उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीयों को शामिल किया जाए, और तीसरा है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की जाए। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं मोंटेक-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या प्रावधान मौजूद थे प्रांत के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मोंटेक-चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 था, उसके अधिनियम की विशेषताओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सरकार में क्या क्या परिवर्तन किया गया, क्या क्या प्रावधान लाया गया। प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, बिगिनिंग ऑफ डायरकी। इससे पहले प्लासी और बक्सर के बाद द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, और वो द्वैध शासन प्रणाली का स्वरूप था राजस्व के रूप में अंग्रेज वसूलेंगे, वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के नवाब उसका देखभाल करेंगे, यानी कि राजस्व की वसूली अंग्रेज करेंगे, वहीं लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी नवाब के पास थी। ये था द्वैध शासन बंगाल में। लेकिन अब इसमें द्वैध शासन को देखें तो प्रांतों का शासन के अंतर्गत 2 लोग शासन करेंगे, प्रांतों में 2 लोग शासन करेंगे, जिसमें है गवर्नर और उनके कार्यकारिणी के सदस्य, जो कार्यकारिणी के सदस्य नामांकित होते हैं, और दूसरे लोग गवर्नर और उनके कार्यकारिणी के निर्वाचित मंत्रीगण। यहाँ था नामांकित, यहाँ थे निर्वाचित मंत्रीगण, यानी कि 2 लोग यहाँ पर शासन करेंगे। दोनों में गवर्नर तो कॉमन होंगे, क्योंकि प्रांतों के स्तर पर गवर्नर हेड होते थे। ठीक है, अब क्या किया गया कि आगे चल के प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। भाग 1 में आरक्षित विषय, रिजर्व विषय रखा गया, जिसमें महत्वपूर्ण विषय शामिल था लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस, नियम और व्यवस्था और वित्त की, भू राजस्व, सिंचाई और खनिज संसाधन, ये सारे के सारे आरक्षित विषय थे। वहीं पर हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये लोक कल्याण से संबंधित हस्तांतरित विषय था, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, जिसमें नगर निगम, पंचायत, उद्योग और कृषि से संबंधित विषय शामिल थे। यहाँ पर जो शासन कर रहे थे हस्तांतरित विषयों पर अधिकार गवर्नर प्लस मंत्री जो निर्वाचित थे, यानी कि ये वाला पार्ट, गवर्नर प्लस निर्वाचित लोग, इनके अंतर्गत आता था हस्तांतरित विषय। और अगर बात करें कार्यकारिणी यानी कि कैबिनेट के खिलाफ जो कैबिनेट होता है, कार्यकारिणी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेवार होती है। व्यवस्थापिका मतलब ये राज्यों के स्तर पर विधानसभा और केंद्र के स्तर पर संसद, आज के भाषा में समझे तो व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदारी थी। जो कैबिनेट था व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेवारी थी, ठीक है ना। अगर व्यवस्थापिका जो व्यवस्थापिका में अगर मंत्रियों के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जाता, व्यवस्थापिका मंत्रियों के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है, तो उस प्रस्ताव को रिजेक्ट माना जाएगा। इसलिए देखिए व्यवस्थापिका यहाँ मजबूत है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अगर व्यवस्थापिका में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मंत्री थे कैबिनेट के या कार्यकारिणी के, व्यवस्थापिका के प्रति इनकी जिम्मेवारी थी। आगे देखते हैं कि ये जो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल थे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसके बाद देखते हैं कि ये जो अपना आरक्षित विषय था, इसमें इस पर अधिकार गवर्नर प्लस कार्यकारिणी के सदस्य जो इनके सलाहकार थे उनका अधिकार था, ठीक है ना। उसके बाद व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी नहीं थे। ये जो इस विषय पर आरक्षित विषयों पर ये जो होते थे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, और गवर्नर जनरल इस पर हस्तक्षेप कर सकता था आरक्षित विषयों पर। इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जो कार्यकारिणी के लोग थे, कार्यकारिणी के जो लोग थे इसमें यहाँ पर जो गवर्नर प्लस कार्यकारिणी सदस्य सलाहकार थे, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, और यहाँ पर गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकता था। आगे देखते हैं।
इस अधिनियम में बात करें तो अगर प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो भारत मंत्री और गवर्नर के हाथ में सारी शक्तियाँ आ जाएंगी हस्तांतरित और आरक्षित विषयों की। अगर बात करें तो प्रांत की कार्यकारिणी भारतीयों के हाथ में आ गई। इसके बाद इसको वायसराय के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया। इसमें समाज कल्याण के विषय जुड़े हुए थे। अभी भी लेकिन देखेंगे कि वायसराय या गवर्नर जनरल प्रमुख रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय इन्हीं के हाथ में है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यही प्रमुख हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर ये हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। इन सब को देखते हुए कहा गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ मिला और बहुत कुछ नहीं मिला। कांग्रेस इसे निराशाजनक बताई। प्रांत की व्यवस्थापिका की बात करें, व्यवस्थापिका जिसे विधानसभा आज कहते हैं, उसको हम देखें तो अब प्रांतीय परिषदों को विधान परिषद कहा जाने लगा, जिसे आज हम लोग विधानसभा कहते हैं। निर्वाचित सदस्यों की तुलना में तुलनात्मक रूप से वृद्धि की गई, ठीक है ना। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। एक सेकंड, ठीक है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। उसके बाद देखेंगे कि विधानसभा में 70% निर्वाचित सदस्य होंगे और दूसरा ये एक प्रकार से कहेंगे कि अगर विधानसभा में 70% निर्वाचित सदस्य होंगे तो ये उत्तरदायी शासन की ओर उत्तरदायी शासन की दिशा में एक कदम था। ये सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया कि कोई भी प्रस्ताव, व्यवस्थापिका यानी कि विधानसभा या जिसे विधान परिषद कह रहे थे उस समय, वो कोई भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन इसके लिए गवर्नर की सहमति की जरूरत होगी और गवर्नर अस्वीकार भी कर सकता है इस प्रस्ताव को, और गवर्नर ऑर्डिनेंस या अध्यादेश भी ला सकता है। हमारे सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता है और इससे ये क्या एक तरह से और कह सकते हैं कि उत्तरदायी शासन की ओर एक कदम है। तो ये रहा प्रांतों में। अब देखते हैं केंद्र के स्तर पर क्या किया गया। आइए देखते हैं केंद्रीय सरकार में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में क्या प्रावधान था। पूरी तरह से तो नहीं, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय सरकार में अनुत्तरदायी व्यवस्था यथावत बनी रही, यानी कि ज्यों के त्यों बने रही। केंद्रीय सरकार वायसराय के अधीन बनी रही, लेकिन 3 बिंदुओं को देखें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विषयों को स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 1 भारतीय होते थे, अब 3 भारतीय हो गए, जिसमें सबसे पहले थे तेज बहादुर सप्रू इलाहाबाद से थे, मियाँ मोहम्मद शफी लाहौर से और BN शर्मा मद्रास से थे। ये तीनों के तीनों वकील थे और पहले 3 सदस्य ये थे, 3 भारतीय थे गवर्नर जनरल या वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसके बाद देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय थी। इसमें पहला था केंद्रीय विधानसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं और दूसरा था राज्य परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं। यह 3 वर्षों का यहाँ पर कार्यकाल होता था और कुल सदस्यों की संख्या 145 थी। यहाँ पर निर्वाचित 104 होते थे जबकि मनोनीत 41 होते थे। वहीं पर राज्य परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं 5 वर्षों का कार्यकाल होता था। यहाँ पर टोटल 60 सदस्य होते थे, 34 इलेक्टेड और 26 नॉमिनेटेड होते थे। अगर बात करें सदस्यों को तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, ठीक है ना। द्विसदन व्यवस्था में क्या था, सदस्य जो भी थे इनको प्रश्न पूछने का अधिकार था, अनुपूरक मांग कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे तथा बजट को अस्वीकार कर सकते थे। इसके अलावा एक अस्थायी समिति होती थी, अस्थायी समिति जो मंत्रालय के लिए सलाहकार का काम करती थी। यहाँ भी भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। तो ये अपना मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार 1919। कल से हम लोग गांधी जी के संबंध में अध्ययन करेंगे कि भारत में गांधी जी का प्रवेश कैसे हुआ, गांधी जी ने आकर कौन कौन से आंदोलन किए, उसके संबंध में देखेंगे कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान रहा, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज वर्ग के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।